हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th का टॉपिक हम कवर करेंगे, सेक्शन 11.2.6 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, यानी कि अगर आपने हमारी एक्टिविटी 11.13 11.14 नहीं देखे हैं अभी यहाँ तक के वीडियोस, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो वर्क एंड एनर्जी एनसीईआरटी बाय 2 पाई क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक को आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और यहीं पर हम आपकी एक्टिविटी 11.15 को भी फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। तो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है, पहले इसको सिंपल शब्दों में आप समझो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर एनर्जी ना तो एक्स्ट्रा बनती है और ना ही खत्म होती है। सिंपल शब्दों में सुनिए, यानी कि जब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, चाहे ह्यूमन बींग्स के द्वारा कन्वर्ट किया जाए, चाहे कोई नेचुरल प्रोसेस होता हो जहां पर एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है या कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी जितनी कन्वर्जन के पहले थी उतनी ही टोटल एनर्जी कन्वर्जन के बाद भी होगी। आइए सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूं। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक दो एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, मान लीजिए कि आपने यहां पर कोल लिया, सिंपल शब्दों में सुनिए, ठीक। आपने यहां कोल लिया, अब कोल में क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है, ठीक। कोल को आपने बर्न किया, ठीक है, कोल का आपने कंबशन किया, ठीक है, कोयला जो होता है उसको आपने जला दिया, ठीक है, उसका कंबशन किया। तो जब उसका कंबशन करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो हीट मिलेगी और दूसरी आपको लाइट मिलेगी। यानी कि सिंपल शब्दों में बोले तो हीट भी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, लाइट भी एनर्जी का फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको हीट और लाइट मिलेगी। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मान लो कि कोल में थी 2000 जूल एनर्जी, कितनी, 2000 जूल केमिकल एनर्जी थी कोल में, और जब आपने इसका कंबशन किया तो ये जो 2000 जूल केमिकल एनर्जी थी, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो 2000 जूल केमिकल एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी थी, ठीक, ये कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट में और लाइट में, ठीक। लेट अस से कि 1600 जूल क्या बन गई, हीट एनर्जी, और 400 जूल क्या बन गई आपकी लाइट एनर्जी। तो ध्यान से चेक करिए, कन्वर्जन से पहले कितनी एनर्जी थी, 2000, ठीक है, बिफोर कन्वर्जन कितनी एनर्जी थी, 2000 केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, और जैसे ही कन्वर्जन हो गया तो कन्वर्जन होने के बाद भी अभी भी टोटल एनर्जी कितनी, एनर्जी के फॉर्म्स चेंज हो गए हैं, पहले वो केमिकल एनर्जी थी, अब वो हीट और लाइट में कन्वर्ट हो गई, लेकिन है अभी भी कितनी टोटल, 2000। कैसे, 1600 हीट है, 1600 जूल क्या है, हीट है, और 400 जूल क्या है, लाइट है। ओके स्टूडेंट्स, तो बस यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक। तो टोटल एनर्जी बच्चों यहां पर कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी जितनी पहले थी प्रोसेस के ट्रांसफॉर्मेशन के पहले थी उतनी ही अभी भी होगी, करेक्ट। तो जब हमने कोल का कंबशन नहीं किया था तो इस कोल में कितनी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी 2000 जूल, अभी भी कितनी है 2000, उस 2000 में से 1600 बन गई क्या, हीट, और 400 चली गई लाइट एनर्जी के फॉर्म में। 1600 प्लस 400 अभी भी 2000 है, ठीक। क्या 2000 से ज्यादा एनर्जी मिल गई, नहीं। क्या 2000 से कम एनर्जी हो गई, नहीं, ठीक। और आप एग्जांपल देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों। मान लीजिए कि यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का। ओके स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल लीजिए इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है आपका, और इलेक्ट्रिक बल्ब में आप पीछे से यहां से देते हो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो। तो मान लो कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी कितनी, लेट अस से 100 जूल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी इसको कितनी, 100 जूल मान लो, ठीक है ना। 100 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में तुरंत के तुरंत क्या होगा, इस 100 जूल में से कुछ एनर्जी चली जाएगी हीट के फॉर्म में और कुछ लाइट के फॉर्म में। आपको पता है ना, बल्ब गर्म भी होता है और लाइट भी देता है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सपोज यहां पर आपको आउटपुट में क्या मिला, आपको आउटपुट में मिल गया लेट अस से 40 जूल हो गई आपकी, क्या 40 जूल हीट मिल गई आपको, और यहां पर 60 जूल आपकी लाइट बन गई, बस। तो देखिए यहां एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, यस सर हो रहा है, कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही किसमें, हीट में और लाइट में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर एनर्जी कन्वर्टर कौन है, बल्ब है आपका, बल्ब में इनपुट कितना दिया, 100 जूल का, 1 सेकंड की बात कर रहा हूं, टाइम हमने लिमिट कर दिया है, 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी दे रहे हैं। अभी पावर वाले टॉपिक में समझ में आएगा, इसको छोड़ो आप, बस आप ये समझो 100 आपने दिया, आपको 100 मिला, एनर्जी कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो गई किसमें, यहां मैंने गलती से एनर्जी लिख दिया है, ये एक्चुअल में मैं लिखना चाहता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां मैं लिखना चाहता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या लिखना चाहता था यहां में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 जूल की कन्वर्ट हो गई 40 जूल हीट में और 60 प्लस 40 100, तो पहले भी 100 था अभी भी 100 है, 100 से कम नहीं हुआ और 100 से ज्यादा नहीं हुआ। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आ जाइए, देखिए
यहाँ पे इन्होंने एक टेबल भी हमको फिल करने के लिए दिया हुआ है आपका एक्टिविटी 11.15 में, उसको हम फिल करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में क्या कहना चाहता है। कह रहा है इन एक्टिविटीज 11.13 एंड 11.14 वी लर्न दैट द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर आपने एक्टिविटीज नहीं देखी जाके उसके वीडियोस हमारे देख लीजिए। इन एक्टिविटीज में हमने आपको बताया कि एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। नेचर में भी ऐसा होता है और ह्यूमन बींग भी ऐसा करते हैं। ह्यूमन बींग ने कुछ डिवाइसेस बना रखी हैं, कुछ गैजेट्स बना रखे हैं जिसको हम एनर्जी कन्वर्टर बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट में चेंज करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज करता है। ओके स्टूडेंट्स, सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ओके, कह रहा व्हाट हैपेंस टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस। ठीक, जब ये प्रोसेस हो रहा होता है या ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, कौन सा, एनर्जी कन्वर्ट करने का प्रोसेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है या ये प्रोसेस जब फिनिश हो जाता है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जब चेंज हो रही होती है या हो जाती है, तो टोटल एनर्जी का क्या होता है। जवाब है टोटल एनर्जी ना तो बढ़ती है ना घटती है। जितनी एनर्जी कन्वर्ट, जितना प्रोसेस के पहले एनर्जी होती है उतनी ही प्रोसेस के बाद होती है। ठीक है, इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। कह रहा व्हेनेवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज। जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो टोटल एनर्जी ना तो बढ़ती है ना तो घटती, जितनी थी उतनी रहेगी। ठीक, सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर कॉपी में नोट लगाना है, अपने बुक में पेंसिल निकाल लीजिए, एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए और इस स्टेटमेंट को आपको याद करना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed. Okay students, the total energy before and after the transformation remains the same. The law of conservation of energy is valid in all the situations. Okay, ठीक है, ये बात आपको याद करनी है। According to law of conservation of energy क्या होता है, energy can only be converted from one form to another. एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको बनाया या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यानी कि आप जितना लेके चले थे उतना ही आपको दूसरे फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक आयरन को आपने 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी दी, तो वो 1 सेकंड में आपको 100 जूल हीट एनर्जी देगा। 100 जूल आपने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया था तो वो 100 जूल आपको हीट देगा। अगर वो आइडियल आयरन है तो, आइडियल आयरन का मतलब 100% एफिशिएंसी है उसकी, हम अज्यूम करके चल रहे हैं। 100% एफिशिएंसी का मतलब जितना दे रहे हो उतना आपको आउटपुट दे रहा है। कभी कभी कुछ एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है ना, कभी कभी कुछ एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है। ठीक है, तो हम वेस्टेज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सारी सिचुएशंस क्लास 9 में हम आइडियल लेके चल रहे हैं। ओके, तो according to this law energy can only be converted from one form to another form, it can neither be created nor destroyed। बच्चों, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है ना इसको खत्म किया जा सकता है। जितनी थी ये उतनी ही रहेगी, बस इसका फॉर्म चेंज हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। पहले इलेक्ट्रिकल थी, अब ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, और एग्जांपल मैं आपको दूं, एक और एग्जांपल देखिए। ये देखिए, ये एक बॉल है इस तरीके से और ये बॉल यहां सरफेस पे रखी हुई है। ये देखिए, ये बॉल यहां सरफेस पे रखी हुई है। इस बॉल को मैंने उठाया और एच हाइट तक ले गया मैं यहां पर। ठीक, तो इस पे मैंने 100 जूल का वर्क किया। बहुत आसान शब्दों में समझिए, इस बॉल पे मैंने कितना वर्क किया, 100 जूल का। तो जितना मैं वर्क करूंगा वही वर्क ऐसा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। तो अब इस बॉल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, 100। ओके, इस बॉल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 100। अब इस बॉल को फ्री फॉल कर दीजिए। ये बॉल उठाया आपने, 100 जूल का वर्क किया, इसमें 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। इसको छोड़ दो, जैसे इसको छोड़ोगे नीचे आएगी धीरे धीरे। तो जैसे जैसे ये नीचे आ रही होगी इसकी पोटेंशियल धीरे 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 किसमें चेंज होगी, काइनेटिक में। ठीक, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि ये देखिए, इसको थोड़ा सा साफ सफाई से बना लेते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसी से रिलेटेड एक टेबल भी हमको दे रखा है हमारी बुक में, अभी फिल करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, ये बॉल रखी हुई नीचे बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये बॉल रखी थी ग्राउंड पे और इस बॉल को हम उठा के यहाँ पे ले गए। ठीक, यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 100, क्योंकि हमने इसके ऊपर कितना वर्क किया, मान लो 100 जूल का वर्क किया। अब इसके पास कितनी पोटेंशियल है, 100, और काइनेटिक कितनी है इसके पास, 0 है। क्यों, क्योंकि कोई भी मोशन अभी नहीं हो रहा है। ओके, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल 100 है। जैसे इस बॉल को छोड़ दोगे तो ये बॉल नीचे आएगी, और जब ये बॉल नीचे आएगी तो ग्राउंड से अभी इसकी हाइट कितनी, इतनी h। लेकिन ये बॉल जब छूट के यहाँ पे आ जाएगी, अभी मान लो यहाँ पर अभी और नीचे गिरेगी और नीचे। ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ आ गई ये बॉल, ठीक, तो अब इसकी हाइट कम हो गई, ग्राउंड से इसकी हाइट कम हो गई। हाइट कम होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी अब इसकी कम हो जाएगी। यस सर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया mgh होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ग्राउंड से हाइट देखनी है आपको, पहले ग्राउंड से हाइट इतनी थी, अब ग्राउंड से हाइट इसकी कम हो गई। ये देखिए, अब हाइट इतनी हो गई, तो हाइट अगर कम होगी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। मान लो कि अब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मान लो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, लेट अस से 80 जूल। कितनी हो गई, 80 जूल। तो 20 जूल गई कहाँ, तो जवाब है ये 20 जूल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। यस, अब इसके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी,
20 जूल। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे टोटल एनर्जी कितनी है 100 प्लस 0 100, यहां पर भी टोटल एनर्जी कितनी है 80 प्लस 20 100। कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी लॉस, मतलब आपको नहीं दिख रहा है कि भाई अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई कहां, पहले 100 थी 20 हो गई, 20 कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक में, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी आ गई है। जब किसी बॉडी के पास वेलोसिटी होगी, चल रहा है ना, मोशन कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, ये और थोड़ा सा नीचे आएगा, मान लो मिडिल पे आया, ये मिडिल वाले पॉइंट पे आ गया, तो ग्राउंड से इसकी हाइट और कम हो गई, तो इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी है हाफ हो जाएगी, क्योंकि हाइट हाफ हो गई, एच के हाफ होने से पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ होके कितनी हो गई 50 जूल्स। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई मिड पॉइंट पे 50 जूल्स, और काइनेटिक भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50 जूल्स। समझ गए होगे आप, 50-50 अभी भी 100 है। जैसे ही बॉल यहां कहीं आएगी, ये इस जगह पे, ठीक, यहां पर इसकी पोटेंशियल हो गई 20 और काइनेटिक कितनी हो गई 80, 80 प्लस 20, अभी भी टोटल एनर्जी क्या है कंजर्व है, जितनी थी उतनी है 100। ठीक, बस एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। और जैसे ये बॉल ग्राउंड पे टकराने वाली होगी, जस्ट टकराने वाली होगी, तो इसकी हाइट हो जाएगी 0, ग्राउंड से इसकी हाइट जस्ट जब ये ग्राउंड को टकराने वाली है, जस्ट इसको टच करने वाली, तो ये एच कितना हो जाएगा 0, तो एच की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। ओके स्टूडेंट्स, तो सारी की सारी पोटेंशियल किसमें चेंज हो गई है काइनेटिक में, यानी कि जब ये ग्राउंड पे टकराने वाली होगी, जस्ट जब ये टकराने वाली होगी, तो इस पोटेंशियल हो जाएगी 0 और काइनेटिक हो जाएगी इसकी मैक्सिमम, काइनेटिक हो जाएगी 100। ये लीजिए, तो 100 जूल से ग्राउंड पे टकराएगी, 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी से ग्राउंड पे टकराएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी पोजीशन पे देखिए, यहाँ पर टोटल एनर्जी 100 है, यहाँ पे टोटल 100 है, यहाँ पे टोटल 100 है, यहाँ पे टोटल 100 है, और यहाँ पे भी टोटल 100 है। ठीक है, जब ये टॉप पे तो पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक 0 है, जब ये बॉटम पे तो पोटेंशियल 0, क्योंकि हाइट 0 हो गई है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक, मिडिल पे पोटेंशियल हाफ और काइनेटिक एनर्जी हाफ। ठीक, क्योंकि मिडिल पे पहुंच के उसकी हाइट h/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना ग्राउंड से, हाइट टोटल हाइट का हाफ, हाइट के हाफ होने से पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाती है। ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, हाइट हाफ हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाएगी। तो गई कहाँ काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि मिडिल वाले पॉइंट पे हाफ पोटेंशियल है और हाफ काइनेटिक है, टोटल मिला दोगे तो 100 होगा। ठीक, और जब ये यहाँ कहीं आएगी, तो अब धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो गई है, 20 हो गई, और जो कम हो गई है, पहले 100 थी यहाँ पे पोटेंशियल, अब यहाँ 20 हो गई, गई कहाँ काइनेटिक में चेंज हो गई। अब जैसे ही ग्राउंड पे टकराने वाला होगा, तो इसकी पोटेंशियल हो जाएगी मिनिमम, यानी कि 0 हो जाएगी, और सारी पोटेंशियल किसमें चेंज हो गई काइनेटिक में, बट है तो अभी भी टोटल एनर्जी 100, 100 प्लस 0 100, यानी कि टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। ओके स्टूडेंट्स, बस यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यही बातें आपकी किताब में लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल द सिचुएशन फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, जैसे ये वाले एग्जांपल में देखिए पोटेंशियल चेंज हो रहा है किसमें काइनेटिक में। ठीक, और जो मैंने इलेक्ट्रिक आयरन का आपको एग्जांपल दिया था, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है हीट में। इलेक्ट्रिक बल्ब का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है हीट और लाइट में। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए एनर्जी कन्वर्जन का, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है हर सिचुएशन में। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड रहता है हर एक एग्जांपल में। ओके, नाउ अब यही सारे एग्जांपल बच्चों आपको इन्होंने दिए हुए हैं। कह रहा है कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल, कह रहा है लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h, एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड द काइनेटिक एनर्जी 0। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वही सारी आपकी किताब में लिखा, बच्चों पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को छोटा यहाँ पे करना पड़ेगा बच्चों। ओके, आप अपनी बुक में पढ़ सकते हो, थोड़ा सा इसको छोटा मुझे करना होगा आपको पढ़ाने के लिए। ठीक, ये देखिए क्या कहना चाहते हैं, मैं एक्चुअल में एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखाता हूँ। कह रहा है कंसीडर सिंपल एग्जांपल, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट मास m का है, इसका मास अगर m है तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी कितनी है यहाँ पे, यही मैंने भी आपको नंबर्स लेके पढ़ाया था mgh, और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 है क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², m मास है, v क्या है वेलोसिटी, v अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। अभी ये रुका हुआ है यहाँ पे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, यही बात किताब में लिखी हुई, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि let an object of mass m be made to fall freely from a height, at the start the potential energy mgh and kinetic energy is 0। स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी mgh है, kinetic energy 0। why is the kinetic energy 0? kinetic energy 0 क्यों है, क्योंकि मोशन नहीं कर रहा है, इसकी वेलोसिटी 0, v की वैल्यू 0 है, इसलिए इसकी kinetic energy 0 है। it is 0 because its velocity 0। okay, the total energy of the system is 10 mgh, दोनों को ऐड कर दो, mgh plus 0 mgh। okay, तो टोटल एनर्जी कितनी है mgh। okay, करेक्ट। नाउ कह रहा है एज इट फॉल्स इस पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, जैसे ये नीचे गिरने लगेगा अब धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल कम होने लगेगी, क्योंकि ग्राउंड से इसकी हाइट कम होने लगेगी और पोटेंशियल किसमें चेंज होने लगेगी काइनेटिक में। ये चीज लिखा हुआ है, एज इट फॉल्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके,
इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे आपने इसको देखा, इस बॉल को सपोज यहां देखा, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 mv², ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg h की जगह h डैश कर दो, क्योंकि ये वाली हाइट अब कितनी हो गई, h डैश, और टोटल हाइट कितनी थी, h थी। h डैश जो है वो h से क्या है, लेस है, तो पोटेंशियल एनर्जी लेस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही क्योंकि इसकी वेलोसिटी आ रही बॉडी में। ओके, सो कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी वुड बी 1/2 mv² एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस, द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीजेस व्हाइल द काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीजेस। यस, जैसे जैसे ऊपर से नीचे गिरता रहेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज कम होती रहेगी, और काइनेटिक बढ़ती रहेगी। क्यों सर, क्योंकि सर ऊपर से नीचे जब गिर रहा है तो h की वैल्यू कम होती रहेगी, h की वैल्यू कम होने से पोटेंशियल कम, और सारा पोटेंशियल किसमें चेंज हो रहा है, काइनेटिक में, यानी काइनेटिक बढ़ेगा और पोटेंशियल डिक्रीज होगा। कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे टकराने वाला होगा तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज द लीस्ट। ओके, जैसे ही ग्राउंड पे टकराने वाला होगा सारी की सारी पोटेंशियल हो गई 0, और यानी कि पोटेंशियल हो गई मिनिमम और काइनेटिक हो गई मैक्सिमम। सारी की सारी पोटेंशियल किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक में। हाउएवर द सम ऑफ द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी वुड बी द सेम एट ऑल द पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट पे अगर आप काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करोगे तो वो तो 100 का 100 ही आएगा, मतलब जितना स्टार्टिंग में था उतना ही आएगा, टोटल एनर्जी कंजर्व है। तो यहां पर देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv²। इनका सम करोगे कभी भी तो वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, इनके फिक्स आएगा। स्टार्टिंग में 100 था तो हर एक पॉइंट पे 100 होगा, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था। ठीक, कह रहा था सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, यानी कि सिंपल शब्दों में बोले तो जो फ्री फॉल कर रही होगी बॉडी उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी उसकी चेंज नहीं होगी। मैकेनिकल किसका सम होता था, याद करो, बताया था मैंने आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी से आप क्या समझते हो, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो जवाब है मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, याद रखिएगा। ठीक, तो किसी भी पॉइंट पर अगर इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालोगे, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम निकालोगे, तो वो फिक्स आएगा, वो चेंज नहीं होगा, 100 का 100 ही रहेगा। अब जरूरी नहीं कि 100 हो भाई, 100 में एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ठीक, कह रहा वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट the decrease in the potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in the kinetic energy। कह रहा किसी भी पॉइंट पे जितना डिक्रीमेंट होता है पोटेंशियल में उतना ही काइनेटिक में इंक्रीमेंट होता है। यस, मान लो पोटेंशियल 100 से डिक्रीज हो गई 80 हो गई, तो 20 गई कहां, काइनेटिक में। तो जितना पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उतना ही काइनेटिक इंक्रीज करेगा। ठीक, कह रहा है हेयर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द मोशन हैज बीन इग्नोर्ड। याद रखिएगा इस एग्जांपल में यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते टाइम एयर रेजिस्टेंस को आपको 0 लगाना है, 0 मानना है। बहुत सारे बच्चों को एयर रेजिस्टेंस नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। एयर रेजिस्टेंस का मतलब यह होता है बच्चों कि जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही तो यहां एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये एयर के मॉलिक्यूल्स बॉल पे रगड़ करते हैं, बॉल के सरफेस पे रगड़ते हैं, इस तरीके से रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, उसको चलने नहीं देते हैं। ठीक, तो बॉल जब नीचे गिरेगी तो मॉलिक्यूल्स बॉल के सरफेस से रगड़ खाएंगे इस तरीके से, और बॉल को अपनी कुछ एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। क्यों, क्योंकि एयर इसको कहां ले जाना चाहती है, ऊपर, बॉल नीचे आना चाहती है, तो बॉल को अगर नीचे आना है तो बॉल को एयर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। यस सर, बॉल को एयर के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तभी वो नीचे आएगी। तो बॉल को एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए अपनी कुछ एनर्जी को वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि एयर जो बॉल से इस तरीके से रगड़ खाएगी तो बॉल कुछ वर्क डन करेगी इस एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, यानी कि बॉल की कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और वो वेस्ट एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है, जो कि आपको एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट तो निकलती नहीं है। जैसे आप अपने हाथों को रब करते हो ना, ऐसे गर्म हो जाता है, इसी तरीके से चलती हुई जो बॉल आ रही है उसके पास जो एनर्जी, उसमें से कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में, क्योंकि वो एयर से रगड़ खाती है, तो बॉल की कुछ एनर्जी हीट वेव्स के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है वहां पर। ठीक, तो हम यहां मान रहे हैं कि ये बॉल वैक्यूम में गिर रही है। वैक्यूम मींस ग्रेविटेशनल, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड तो है वहां पे, लेकिन वहां कोई भी एयर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि बॉल की कोई भी एनर्जी यहां पर वेस्ट नहीं हो रही है हीट के फॉर्म में। एयर रेजिस्टेंस को अपोज करने में कोई भी एनर्जी यहां वेस्ट नहीं हो रही है, आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तब हम किसी भी पॉइंट पे अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, यानी कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो वो कांस्टेंट आएगी। ओके,
कह रहा है देयर इज दस अ कंटीन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से लगातार ऊपर से जब बॉल नीचे गिरती रहती है तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती रहती है काइनेटिक में, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहती है। mgh क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहती है, काइनेटिक बढ़ती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत बढ़िया आपकी बुक में एक दिया हुआ था, यहाँ पर मैंने आपको एक नंबर की हेल्प से भी एग्जांपल दिखाया। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एक्टिविटी 11.15। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिविटी बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होती है, तो जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। यस, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती होगी या ट्रांसफॉर्म हो रही होती होगी, तो टोटल एनर्जी जो जितनी रहती है प्रोसेस के पहले या प्रोसेस के दौरान, तो प्रोसेस खत्म होने के बाद, कौन सा प्रोसेस? जब एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा होता होगा, तो प्रोसेस के बाद भी उतनी ही एनर्जी होगी जितनी प्रोसेस के पहले। एनर्जी कन्वर्जन के प्रोसेस के पहले जितनी एनर्जी होती होगी उतनी ही प्रोसेस के बाद, और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तब भी टोटल एनर्जी आपको उतनी मिलेगी। यानी कि एनर्जी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान या ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, एनर्जी का जब ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है, तो उस प्रोसेस के होने के दौरान या उस प्रोसेस के खत्म होने के बाद एनर्जी जो टोटल होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। इसके लिए एक एक्टिविटी आपको दी हुई है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। ये इस एक्टिविटी में आपको कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम। ओके, एक 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, यानी कि मास दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको, कितना मास दिया हुआ है आपको? 20 किलोग्राम। अगर किलोग्राम में नहीं देगा तो उसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। मान लीजिए मास ग्राम में दिया होता तो हम 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में ले आते। ओके, कह रहा है इज फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक, ये सपोज आपका ग्राउंड है, इस तरीके से ये ग्राउंड है। ओके, और इसके हम टोटल 4 सेक्शन कर लेते हैं, 1 2, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं तो क्लियर दिखाई पड़ेगा हमें। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1 मीटर की डिफरेंस हमने ले रखी, मतलब समझो यहाँ पे देखिए ये 4 मीटर है ग्राउंड से, सबसे टॉप वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये पोजीशन ए है। ठीक, ये पोजीशन ए है। ओके, और उसके बाद ये पोजीशन बी है। ठीक, ये पोजीशन सी है और ये पोजीशन डी है। हर एक पोजीशन की आपको ग्राउंड से हाइट लेनी है। कहाँ से लेनी है? ग्राउंड से हाइट लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो पोजीशन डी की हाइट है 1 मीटर ग्राउंड से। ठीक, फिर इसी तरीके से पोजीशन सी की जो हाइट है वो है 2 मीटर, 1 + 1 2 मीटर, ये देखिए। फिर पॉइंट बी की जो हाइट है वो है 3 मीटर्स। ठीक, डिफरेंट कलर से मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, व्हाइट कलर से, ये लीजिए। ठीक, ग्राउंड से पॉइंट बी की जो हाइट है, वर्टिकल हाइट है वो 3 मीटर है ये। ठीक, अब क्या कह रहा है, पढ़िए, टोटल हाइट कितनी? 4 मीटर। तो यहां से एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल बाय कंप्यूटिंग द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन ईच केस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस टेबल में हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी को बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये क्या कह रहे हो सर? अभी बताता हूं, देखो। सबसे पहले हाइट एट द ऑब्जेक्ट, हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, ये मीटर्स में हाइट दी हुई 4, जब ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे यानी कि यहां पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट है, सो इस ऑब्जेक्ट में देखिए जरा हाइट कितनी है यहां पर। अगर यहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, ईपी, ईपी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ठीक है, सो निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, चलिए निकालिए कितना आ जाएगा बच्चों। m मास कितना है? 20। एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है आपको? 10, नीचे दिया हुआ है, g की वैल्यू 10 लेनी। और हाइट, यहाँ पर हाइट कितनी है पोजीशन ए पे? टोटल 4 मीटर, तो h की वैल्यू हम 4 रखेंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 4 2 8, 800 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी है। ओके स्टूडेंट्स, तो टॉप वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 800 जूल। और काइनेटिक कितनी हो जाएगी टॉप वाले पॉइंट पे? ई के मींस काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 जूल्स। 0 है, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? 0 है। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ई के इज इक्वल्स टू 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे? 1/2 m की जगह आप 20 किलोग्राम रखोगे, v का स्क्वायर। वेलोसिटी तो 0 है ना, क्योंकि रेस्ट पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो v की वैल्यू 0, 0 की वजह से सब कुछ 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टॉप वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 जूल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नाउ अब देखिए यहाँ पे फिल कर दीजिए, आ जाइए यहाँ पर टेबल में। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर बच्चों? 4 मीटर की हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 4 2 8, 800 जूल्स। ठीक, 800 जूल्स। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², mv²/2 का मतलब 1/2 mv², कितना आ रहा है? 0 जूल्स आ रहा है। ठीक, अब सुनिए मेरी बात, दोनों को ऐड करिए,
800 प्लस 0, दोनों का सम करो। दोनों का सम करने का मतलब है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहां पर लिखा हुआ है, ये क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को नहीं पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक। सो 100 यहाँ पे 800 प्लस 0 कितना हो गया, 800, ऐड कर दो दोनों को, तो 800 जूल टोटल एनर्जी। ये वाले कॉलम पे ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट पे आपको टोटल एनर्जी उतनी ही मिलेगी, कितनी, 800। देखिएगा, अब जब ये 3 मीटर पे आ गया, मीन्स ये बॉल है और यहाँ पे कोई बॉल है, ये बॉल यहाँ से गिरी, अब यहाँ पॉइंट बी पे जब आ गई, अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। ओके, इस बार m की जगह हम 20 रखेंगे, g की जगह हम 10 रखेंगे, लेकिन h की जगह हम कितना रखेंगे, पॉइंट b यहाँ से 3 मीटर पे, तो 3 रखेंगे, यहाँ से आंसर आएगा 600 जूल्स। तो इसकी अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इस पोजीशन पे, E के। अब बच्चे बोलेंगे सर निकालो हाफ mv² से, जी नहीं, नो नो, हाफ mv² से क्यों निकालोगे, आपको क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी दी हुई है, नहीं, तो हम यहां निकालेंगे इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी को किसकी हेल्प से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से। यस सर, ध्यान से सुनिए सर, यहां पे देखिए बच्चों, 3 मीटर की हाइट पे पोटेंशियल कितनी आ रही है, 600, तो यहां हमने लिखा 600। टोटल एनर्जी कितनी थी सिस्टम की, टोटल एनर्जी कितनी थी 800, अब पोटेंशियल हो गई 600, पहले पोटेंशियल कितनी थी 800, गई कहां, 200 कहां गई, तो 200 कन्वर्ट हो गई किसमें, 200 कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक में। ओके, सो 3 मीटर वाली हाइट पर 200 जूल इसके पास काइनेटिक एनर्जी। अब आप देख रहे हो जैसे ही ऊपर से नीचे गिर रहा है इसकी पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ठीक। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली कितनी है, 200 जूल, ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के 600, और क्या हम इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे, निकाल तो सकते हैं बच्चों, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कहो तो मैं आपको निकाल के दिखा दूं, निकाल के दिखा दूं, चलो निकाल के दिखा देता हूं भाई। कुछ लोग बोलेंगे आप तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डायरेक्ट लगा दे रहे हो, चलो निकाल के दिखाता हूं भाई। ए से बी के लिए देखिए, ए से बी के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2gs, ठीक। अब यहां से यहां के लिए देखो, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, u की वैल्यू 0 है, और यहां पर हमको v की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो यहां पे हमको क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है यहां पे, ठीक है, निकाल लीजिए। u की वैल्यू 0, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर 2 इंटू जी की वैल्यू 10, और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 मीटर, ये लीजिए, ठीक। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू 10, 20 इंटू 1, 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ये लीजिए, 20 प्लस 0 20, ये लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई किसकी वैल्यू, v² की। v नहीं निकाल रहा हूं, v² निकाल रहा हूं, क्यों सर, क्योंकि सर इस पॉइंट पे जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे E के, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और v² मैं v क्यों निकालूं, मुझे तो v² की जरूरत है, तो v² की जगह सीधे क्या रख दोगे, 20। सुन लो ध्यान से, यहां पे देखो 1/2, मास कितना है, मास कितना है 20 किलोग्राम, और v का स्क्वायर, ये जो पूरा v का स्क्वायर है ना भैया, इसकी जगह 20 रखोगे, 20 का स्क्वायर मत कर देना, v का स्क्वायर, v² की ही वैल्यू कितनी है, 20 है, ये लो, ठीक। अब यहां से देखिए 2 1 जा 2 और 2 10 जा 10 इंटू 20 200, लो 200 आ गई जूल्स काइनेटिक एनर्जी। अब तो खुश, अब तो खुश, ठीक है। चलो, कुछ बच्चे बोलेंगे डायरेक्ट कर रहा था, ठीक। तो पोटेंशियल निकाल के दिखाई मैंने आपको 600, और काइनेटिक मैंने आपको निकाल के दिखाई कितनी, 200 जूल्स। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला है भाई, ये ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ गया ना, v² u² प्लस 2as, a की जगह क्या आएगा, g, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस, मोशन कहां से कहां तक देख रहे हैं, ए से बी तक का मोशन देख रहे हैं। ए से बी तक के लिए हमने v की वैल्यू, v² की वैल्यू निकाल ली, और फिर जब हमें v² की वैल्यू पता चल गई तो हमने पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकाल के रखी थी, काइनेटिक हमने निकाल ली, 200 आया। अब दोनों का सम करो, 600 प्लस 200, यानी कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितना हो गया, 800, ये लो, टोटल एनर्जी कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक इंक्रीज हो रही है। इसको नोट करिए, ये पॉइंट बी के लिए कैलकुलेशन थी, नोट करें बच्चे फटाफट, क्योंकि मैं रब कर दूंगा, मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, नोट कर लिया है। चलिए यहां पर आपका यहीं पे साइड में लिख देते हैं, ई के कितना आ रहा था आपका 200, ठीक। चलो अब हम पॉइंट सी पर निकालेंगे, ठीक। तो पॉइंट सी के लिए कलर मैं चेंज कर लेता हूं। पॉइंट सी के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो आराम से आ जाएगी आपकी, mgh लगाओगे, ठीक। मास रखोगे 20, जी रखोगे बच्चों 10, और h कितना रखोगे, h, पॉइंट सी की हाइट कितनी है 2 मीटर की, यहां से यहां 2 मीटर है, ठीक।
सो एच की जगह 2 रखेंगे, 2 टू द 4, 400 जूल्स हो गया, ये लीजिए, यानी कि मिडिल पॉइंट पे पहुंच चुका है। यस सर, जब ये ग्राउंड से 2 मीटर पे, तो ये मिड पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि मिड पॉइंट पे, अगर आपने हमारे पूरे वीडियोस देखे होंगे, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल हाफ हो जाती। क्यों सर? क्योंकि हाइट हाफ हो गई ग्राउंड से। यस सर, पहले 4 थी, अब 2 हो गई, हाफ हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में कितनी थी? 800, 800 का हाफ कितना होता है? 400, तो बाकी 400 कहाँ गई? काइनेटिक में चेंज हो गई। आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। कहाँ से कहाँ? ए से सी तक के लिए, फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ए से सी तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए की जगह हम जी रखेंगे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, सो फिर से हम वी स्क्वायर निकालेंगे। यू कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0, 0 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू जी, जी कितना लेना है? 10, इंटू में एस, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? यहां से गिरा और यहां पहुंच गया, अब बॉल यहां पर है, यहां से यहां हो गया 2 मीटर, 1 + 1 2। ठीक, तो एस की वैल्यू 2 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0 खत्म हो जाएगा, 2 टू द 4 इंटू 10, 2 टू द 4 और यस 2 टू द 4, ये आ गया 40। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 40। वी नहीं निकालूंगा मैं, वी स्क्वायर निकालूंगा। ठीक, सो यहां से अब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। ई के, ई के इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। मास आपका 20 है और वी स्क्वायर की जगह 40 रखोगे। ठीक, 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 10 इंटू 40, 400। लो भाई, आ गया। ठीक, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है लिख देते हैं साइड में। ई के कितनी आ रही है? 400 जूल्स आपकी आ रही है ई के। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी कितनी है? 400, और काइनेटिक भी कितनी है? 400 ऐड करोगे। और हाँ, एयर रेजिस्टेंस को 0 माना गया है, यहाँ पर कॉपी में नोट लगा लीजिएगा, एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दिया हमने। ठीक, विदाउट एयर रेजिस्टेंस, वैक्यूम में हो रहा है ये सब, कोई एयर नहीं है। एयर रेजिस्टेंस अगर होगा तो बॉल की कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने में, एयर रेजिस्टेंस को अपोज करने में। एयर रेजिस्टेंस से जो एयर के मॉलिक्यूल हैं बॉल से रगड़ खाएंगे और कुछ हीट निकलेगी वहां पर, कुछ हीट वेव्स निकलेंगी, यानी कि हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी वहां। तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस 0 है, कॉपी में नोट लगाइए। 400 + 400 कितना हो गया? 800। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये हो गया, इसको नोट करें फटाफट, नोट करें फटाफट। फिर मैं आपको पोजीशन डी पे जब बॉल पहुंचेगी तब क्या होगा। ठीक, अभी बॉल गिरते गिरते यहां पर आई थी, अब बॉल ये यहां पर आ जाएगी इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, क्या मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है? कभी कभी रिकॉर्डिंग छूट जाती है बच्चों। ठीक है, यस रिकॉर्डिंग ऑन है, कभी कभी मिस हो जाता है, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो कर रहे थे, मिस हो गया था। नाउ अब देखिए बच्चों, अब ये आपने निकाल लिया कहाँ? पोजीशन सी पे। अब मैं पोजीशन डी पे निकालूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाइए। सो पोजीशन डी पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh लगाओगे। ठीक, मास 20 है, जी कितना है? 10 है, और हाइट कितनी है? यहाँ से यहाँ की हाइट, पोजीशन डी की हाइट है ओनली 1, हाइट ग्राउंड से लेनी होती है। ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ? 200 जूल्स। तो पोटेंशियल हो गई कितनी? 200। अब काइनेटिक निकालो, काइनेटिक निकालने के लिए आपको वी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर और प्लस 2gs। ठीक, अब कहाँ से कहाँ तक का मोशन लोगे? ए से डी तक का। तो ए से डी तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी ए पे कितनी है? 0, यू की वैल्यू 0 और प्लस 2g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? यहां से यहां हो गया 3 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो एस की जगह हमने 3 रखा। सो जी की जगह 10 और एस की जगह 3 रखोगे, तो यहां से 0 का स्क्वायर 0 खत्म हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 60। तो वी स्क्वायर कितना आ गया? 60। अब निकाल लो ई के, ई के मीन्स हाफ mv स्क्वायर, सो 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 1/2 m की जगह 20 रखा आपने और v स्क्वायर की जगह आपने 60 रखा। सॉल्व कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 10 इंटू 60, 600 जूल्स, ये लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 600 जूल्स हो गई। ओके, सो यहाँ पे पोटेंशियल हो गई कितनी? 200, 1 मीटर की हाइट पे, और काइनेटिक कितनी हो गई? 600। अभी भी टोटल एनर्जी कंजर्व है, 200 + 600 कितनी आ रही है? 800। टोटल मैकेनिकल एनर्जी अभी भी कितनी है बच्चों? 800। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कह रहा है जस्ट अबव द ग्राउंड, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। पहले इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, सभी बच्चे नोट कर लें। कर लिया? चलो, सो नाउ यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? 600 जूल्स आ रही थी। ठीक, ये भी यहाँ जूल लिखा हुआ है, समझ जाना, यूनिट जूल लिखी हुई है। ओके, नाउ अब जस्ट अबव द ग्राउंड का मतलब समझते हो कि जब बॉल जस्ट यहां पे आ रही होगी, ग्राउंड को जस्ट टच अभी किया नहीं, करने वाली है, ये ऐसे करने वाली, थोड़ा सा गैप बचा हुआ है बस।
कुछ माइक्रोमीटर्स का गैप बचा हुआ है, बहुत छोटा सा, ठीक। तो जैसे ही ग्राउंड पे टकराने वाली होगी, अब ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी, 0, यानी कि अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक। कैसे, mgh लगाओगे भाई, बॉल यहाँ पे, तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी होगी, 0, तो मास रखोगे 20, जी रखोगे 10 और हाइट रखोगे कितनी, 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 जूल है पोटेंशियल एनर्जी। और सारी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चली गई, कैनेटिक में, यानी कि अब इसकी कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे इसकी कैनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ई के इज इक्वल्स टू, और कैनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमको पहले वेलोसिटी पता होनी चाहिए। सो वेलोसिटी निकालेंगे, अब हम पहले वेलोसिटी का स्क्वायर निकाल लेंगे। कहाँ निकालूं मैं, जगह है तो है नहीं, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर दूं, चलो। फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2gh 2gs, ओके, ठीक। अब ध्यान से चेक करें, u कितना है, हम अब मोशन ले रहे हैं a से लेके ये बॉटम वाले पॉइंट तक का, बॉटम वाला पॉइंट सपोज e है, ये वाला पॉइंट क्या है, e। सो a से e तक का मोशन देख रहे हैं, a पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u का स्क्वायर 0 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 और s कितना रखोगे 4, क्योंकि यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है टोटल, 4 मीटर का लगभग, ठीक है। 2 इंटू 10 20 प्लस 2 इंटू 10 20 20 इंटू 4 80 और ये 0 हो गया, उसको खत्म हो गया, 80 हो गया, v स्क्वायर कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक। अब हम निकालेंगे हाफ mv स्क्वायर, सो ई के इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। सो यहां से आ जाएगा 1/2, मास की जगह कितना रखेंगे 20 और v स्क्वायर की जगह रखेंगे 80, चेक कर लीजिए v स्क्वायर कितना आ रहा है 80, सॉल्व कर लेंगे, 2 1 2 2 10 10 इंटू 80 800, लो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बच्चों लास्ट वाले पॉइंट पे, 800, तो जस्ट अबव द ग्राउंड पोटेंशियल कितनी हो गई 0 जूल और काइनेटिक कितनी हो गई 100, ठीक। तो 100 नहीं 800 प्लस 0 कितना होता है 800, तो इस तरीके से टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पे क्या है, फिक्स है, फिक्स का मतलब कांस्टेंट है, यानी कि कंजर्व है। तो बस ये जो एक्टिविटी थी हमारी, देख लीजिए इसको पूरा, ठीक है ना, ओके। तो ये जो एक्टिविटी थी बच्चों, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल था। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप आ जाइए, आपकी एनसीईआरटी में ये नीचे देखिए दिया हुआ है ना, इस टेबल के नीचे, थिंक इट ओवर, इसके बारे में सोचो, क्या सोचो, आओ सोचते हैं हम लोग। कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ द नेचर हैड नॉट ऑल अलाउड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इफ नेचर हैड नॉट अलाउड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कह रहा है अगर नेचर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को ही ना अलाउड करे, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ना चेंज हो, भाई लाइफ ही नहीं होगी, लाइफ नहीं होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल दें, तुमको खाना ही नहीं मिलेगा, भोजन ही नहीं मिलेगा तुम्हें, कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन लगभग हमारी अर्थ पे जो एनर्जी है उसका बहुत बड़ा सोर्स है। जो एनर्जी आप, चाहे मैंने पीछे के वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, अगर आप फॉलो करते होगे तो, विंड एनर्जी है आपकी, ठीक, चाहे आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा हो, चाहे टाइडल एनर्जी हो जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, ठीक है ना, चाहे आपकी विंड एनर्जी हो जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, चाहे आपका वाटर साइकिल हो, वाटर साइकिल होगा तभी तो नदियों में पानी आएगा, डैम बनाओगे आप और डैम में पानी को स्टोर करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में चेंज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे आप, तभी तो आपकी लाइफ चलेगी। सबसे बड़ी बात तो खाना ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सन से जो लाइट आती है, सन की जो लाइट एनर्जी होती है, उसको पौधे क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, यानी कि पौधे सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं अपना ग्लूकोज के फॉर्म में, और उस वो ग्लूकोज एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें केमिकल एनर्जी होती है, ठीक। तो ये प्रोसेस ही नहीं होगा फोटोसिंथेसिस का, एनर्जी ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगी नेचर में, सनलाइट केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, तो पौधे ही नहीं जिंदा रहेंगे तो आप कहां से रहोगे, ठीक। तो बस यही सब बातें, कुछ बातें यहाँ लिख दीजिएगा बच्चों, ओके। कह रहा है कि देयर इज अ व्यू ऑफ लाइफ कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, डू यू एग्री विद दिस, यस आई एम एग्री, वी आर एग्री, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, ट्रांसफॉर्म नहीं होगी नेचर में, अगर एनर्जी का कन्वर्जन अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड नहीं होगा, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। कुछ एग्जांपल्स बच्चों यहाँ पे दे दीजिए, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें अपने मन से, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है इफ द नेचर हैड नॉट अलाउड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देन मेनी ऑफ द प्रोसेस वुड नॉट टेक प्लेस, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस नहीं होंगे। सिंपली कुकिंग ऑफ फूड विच इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू थर्मल, कुकिंग ऑफ फूड नहीं होगा, क्योंकि कुकिंग जब आप करते हो तो इलेक्ट्रिकल स्टोव पे, इलेक्ट्रिकल गैस पे या नॉर्मल गैस पे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में चेंज करते हो, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे तो हमने कुकिंग की बात कर दी, कुकिंग छोड़ो भाई, आपका फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, ये आप जरूर लिख देना कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लिख देना। कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड इनटू एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ग्रोथ बाय इंडिविजुअल्स विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है।
मान लो चलो फोटोसिंथेसिस हो भी गया, तो आप जो खाना खाओगे, खाने में जो एनर्जी होती है, जो खाना फूड आप खाते हो, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट फैट्स होते हैं, उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है, वो आपकी बॉडी को मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो फूड में होती है, वो केमिकल एनर्जी आपकी बॉडी में जा ही नहीं पाएगी, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो पाएगी। ठीक, इवन लाइटनिंग मैच स्टिक विड नॉट बी पॉसिबल एज इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ओके, ठीक है। जब आप मैच स्टिक को ऐसा बर्न करते हो तो मैच स्टिक ही नहीं जलेगी, तो खाना कहाँ से बनाओगे? जस्ट एक एग्जांपल है, क्योंकि जब मैच स्टिक को ऐसा रगड़ते हो आप किसी सरफेस पे, तो उस रगड़ से जो हीट पैदा होती है, हीट की वजह से वहां लाइट पैदा होती है। ठीक, बस ये ऐसे ही जस्ट एग्जांपल थे बच्चों, कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं, बस लाइफ पॉसिबल नहीं होगी और एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम लेके आएंगे क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर कहलाता है, तो पावर के बारे में इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।